हेलो, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम, वणक्कम, सत श्री अकाल। अपने इन अभिवादनों के साथ मैं आपके साथ डॉक्टर अजय कुमार झा अपने चैनल पर जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। आज का मेरा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस सेंस में कि मैं उस देश के बारे में बात करने वाला हूँ जो है तो छोटा परंतु घाव करे गंभीर, जिसने पूरी दुनिया को अपने साथ बांध करके रखा है। और तब जबकि इसके जो राजदूताना संबंध हैं, आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस, दुनिया के ज़्यादातर देशों के साथ तो हैं ही नहीं। बहुत कम गिने चुने देशों के साथ इनके संबंध हैं। इस देश का, भारत का भी कुछ उसी तरह का है। लेकिन यह बात अलग है कि जहाँ तक कमर्शियल रिलेशंस का सवाल है, वो इनका कई देशों के साथ है, भारत के साथ भी है। लेकिन बावजूद इसके यह यूएनओ का मेंबर नहीं है, यह यूएनओ द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। और यह तब जबकि ऑलरेडी पहले उसका रिकॉग्नाइज्ड मेंबर था 2071 तक, सॉरी 1971 तक। तो खैर, अब इसकी महिमा ऐसी है कि इसने पूरे वेस्टर्न कंट्री को एक तरह से अपना गारंटर बना दिया है, खास करके अमेरिका को। अमेरिका इसकी गारंटी लेता है। अब मैं बतला ही देता हूँ, छोटा सा देश है, 36,000 स्क्वायर किलोमीटर की इसका ज्योग्राफिकल लेंथ, अगर आप मिला जुला करके स्क्वायर फीट के हिसाब से नज़रिए से कहें तो है। अब इसकी तुलना आप सिर्फ भारत से कर लीजिए, सिर्फ भारत से, जो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है भी नहीं, दुनिया का 7वां बड़ा देश है। इससे 6 बड़े देश हैं। और भारत ही का ही अगर आप ज्योग्राफिकल साइज देखिए तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, और यहाँ ये 36,000 स्क्वायर किलोमीटर। खैर, अब आप इसी से तुलना कर लीजिए। और जहाँ तक इकोनॉमी साइज का सवाल है, भारत का इकोनॉमी साइज इसकी तुलना में बड़ा तो है। वैसे तो अगर ग्लोबल मैप पर आप देखिए तो भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन बस 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अलग बात है। इसका जो साइज है अभी भी $3.5 ट्रिलियन से ज़्यादा का तो है नहीं, और इनका $1.25 ट्रिलियन इकोनॉमी साइज है। तो अब आप इसी से तुलना कर लीजिए। वैसे हम प्रयासरत हैं कि हमें और भी बहुत लंबी छलांग लगानी है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। अभी हमने एड़ी चोटे लगा दिए हैं अपने, लेकिन दूरी तो हमारी लंबी है। क्योंकि अगर आप अमेरिका और चीन की बात करेंगे, जो कि फर्स्ट और सेकंड हैं, तो वहाँ तो लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी भारत को। पता नहीं कितने साल लगेंगे अगर हम जिस रफ्तार में चल रहे हैं। हालांकि हमारी रफ्तार काफ़ी बड़ी है, पिछले 10-12 वर्षों में हम लोगों ने अपनी रफ्तार बढ़ाया है, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है। टॉप इकोनॉमी का तो हमने ख्वाब भी अभी तक रखा नहीं है, तो क्या बात करते हैं। लेकिन है तो ज़रूर। थर्ड इकोनॉमी की तैयारी हमारी चल रही है। 2-3 साल में हम थर्ड इकोनॉमी तो बन ही जाएंगे। तब तक ये इनका क्या होगा यह अभी कहना मुश्किल है, इस पर तो हम अभी बात करेंगे। लेकिन कंटेक्स्ट हमारा ये था कि हम बात कर रहे हैं ताइवान का। ताइवान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है 2-3 दिनों के बाद। वहाँ 13 जनवरी को वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है। और अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो उनका टर्म ख़त्म हो रहा है, और ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो अब अगली बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, मतलब नहीं लड़ रही हैं। चूँकि वो वहाँ 4 साल का ही टर्म है प्रेसिडेंट का, जैसे अमेरिका में होता है। तो 2 टर्म उन्होंने अपने पूरे कर लिए हैं, और अब इस दफ़ा अभी चुनाव के बाद फिर वो वहाँ नहीं होंगी प्रेसिडेंट के रूप में। और उनके काल में चाइना के साथ, जो चाइना इनका मेनलैंड, जो मेनलैंड चाइना है, वहाँ से इनकी दूरी, इस देश की दूरी मुश्किल से 100 माइल या 160-62 किलोमीटर की होगी। हमारे देश से तो इनकी बहुत दूरी है, लंबी दूरी है। अगर आप जगह के हिसाब से देखें तो 4,000 माइल से ये ज़्यादा, 4,000 स्क्वायर माइल से, स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा इनका डिस्टेंस है। अगर हम देखें थोड़ा भारत के वेस्टर्न ईस्टर्न साइड से, तो अगर वेस्टर्न साइड से देखेंगे तो ये तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, 5,000 माइल, 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी हो जाएगी। अब आप यही समझ लीजिए। और वहाँ चाइना से इनकी दूरी कितना है,
कितनी है, मुश्किल से 160-62 किलोमीटर, मेनलैंड की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे चाइना भी तो बहुत बड़ा है। अच्छा, और यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है, चूँकि यह एक ऐसा देश है जिसकी सिक्योरिटी अमेरिका ने ले रखी है, और उधर चाइना है कि वो इन्हें लगातार धौंस दिखा रहा है कि हम तो तुम्हें इंडिपेंडेंट रहने नहीं देंगे, तुम्हें तो ले ही लेना है, चूँकि तुम हमारे ही हिस्सा हो। 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चाइना में बनी और चियांग काई शेक जब वहाँ सत्ता में थे, और जब उन्हें मजबूरन वहाँ से निकलना पड़ा, तो उन्होंने ताइवान को अपना ठिकाना बनाया और यहाँ वो आ गए, और इन्होंने इसे बिल्कुल, पहले तो ये वह भी मानते ही थे, क्योंकि जब वो मेनलैंड चाइना के हिसाब से चल रहे थे तो वहाँ तो वो था ही इनका हिस्सा। लेकिन जब वो यहाँ आ गए तो इसके बाद से इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग घोषित कर दी, और तब से और ये रिकॉग्निशन इनको यूएनओ में भी मिला सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। यही कंट्री पूरे चाइना को, आज का जो चाइना है, जो अब इसे अलग देश मानता ही नहीं है, वो भी रिप्रेजेंटेड इसी ताइवान से हुआ करता था। तब यह ताइवान अपने को नहीं कहता था, यह भी चाइना ही कहा करता था। लेकिन बाद में यूएनओ में 1971 में जब जो चाइना है उसे जब एंट्री मिली, तो उसके बाद से इसे बाहर कर दिया गया, और चाइना ने वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत यह घोषित कर दिया कि जो कोई भी देश उस देश से भी अपना संबंध बनाकर रखेगा, उससे हमारा कोई संबंध नहीं होगा, और वो एक तरह से हमारा दुश्मन होगा। नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के सारे देश इससे अलग हो गए, चूँकि अब लोगों को जो मुख्य चाइना है उससे अपने संबंध रखने थे, बाकी देशों को। अब ऐसी ही स्थिति है। आज भी चाइना यह मानने को तैयार नहीं है कि यह एक अलग राज्य है, बल्कि चाइना तो अलग देश है, बल्कि चाइना कहता है कि हमारा ही एक प्रोविंस है और हम उसे लेकर रहेंगे। और अमेरिका है कि वह ठान बैठा है कि वह कहता है कि हम लेने नहीं देंगे। वेस्टर्न कंट्री उसके साथ हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश उसके साथ हैं, चूँकि अब समझ ही सकते हैं, जब अमेरिका ही इस वक्त बैकअप कर रहा है तो दुनिया के सारे बड़े देश, छोटे देश इसका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन अंडर कवर में, इसलिए कि ऊपरी तौर पर सभी जानते हैं, सभी देश यह भी जानते हैं कि दूतावासीय संबंध तो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन व्यापारिक संबंध इनके कई देशों से हैं, करीब 80 देशों के साथ तो निश्चित तौर पर हैं, थोड़ा एक दो कम बेसी भी हो सकता है। अब ये स्थिति है। अच्छा, और जहाँ तक भारत के साथ इनका सवाल है, तो भारत के साथ भी इनका व्यापारिक रिश्ता बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा है। हम लोगों ने वैसे हम भी इन्हें उस तरह का रिकॉग्निशन नहीं देते हैं जो डिप्लोमेटिक लेवल पर दिया जाता है, वह तो नहीं है, लेकिन व्यापारिक संबंध हमने इनसे बना रखे हैं। हमारे व्यापार भी इनके साथ होते हैं, और व्यापार हमारे अच्छे होने लगे हैं। अब तो $9 बिलियन से ऊपर हमारा व्यापार इनके साथ बढ़ गया है, होने लगा है, पहले तो काफ़ी कम था, और आगे भी बढ़ने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक कैपिटल है, माइंस है, आप कह सकते हैं, जो माइक्रोचिप्स जो लगता है कंप्यूटर में, उस कंटेक्स्ट में इसका एक तरह से यही लीडर है, पूरी दुनिया का यही लीडर है। अब वहाँ बगैर इसके दुनिया के किसी भी देश का काम चल नहीं सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो वैसे में भारत भी इसके बगैर आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकता है, और भारत के कई कंपनी हैं जो इसके साथ जो कंप्यूटरों में लगने वाले जो चिप्स हैं उससे अपने रिलेशन बनाए हैं, उसके साथ समझौते हुए हैं, बाकी चीज़ें हुई हैं। दुनिया के दूसरे देश, अमेरिका भी अब इन्हीं पर डिपेंड करता रहा था अब तक, लेकिन अब वह इस पर डिपेंड न करे, इसकी तैयारी वह भी कर रहा है, ये स्थिति है। और जहाँ तक इस देश का आप अगर आप देखें,
जो डेमोग्राफिक अगर आप स्थिति को देखना चाहें तो वहाँ बौद्ध आबादी काफ़ी है, 35% के आसपास यहाँ बौद्ध की आबादी है। 33% वहाँ के जो लोकल वहाँ का जो धर्म है, ताओ रिलीजन है, आप देखेंगे कि उसे मानने वाले लोग हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी मानने वाले भी 4% लोग हैं। कुछ और लोग भी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। हिंदू तो काफ़ी कम है। अब ये स्थिति है इनकी, तो ये मिला जुला करके चीज़ें कुछ इस तरह से चल रही हैं। वैसे जहाँ तक इनका अपना एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, वो ये काफ़ी कुछ ये दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। इनके यहाँ वो जो न्यूक्लियर से एनर्जी वाली बात थी, तो उसको इन लोगों ने थोड़ा अभी ठंडे बस्ते में डाल कर रखा है। उससे बहुत ज़्यादा अभी इनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन अब आगे शायद इस पर ये करें। और अब ये तो हुआ, इनका बैकग्राउंड हुआ, लेकिन अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 13 जनवरी को जब यहाँ चुनाव होने वाले हैं और यहाँ जो प्रेसिडेंट रही थी वो अब इस बार नहीं लड़ने वाली हैं, चूँकि 2 टर्म ही वहाँ कोई प्रेसिडेंट रह सकता है जैसे कि अमेरिका में है। तो उस हिसाब से अब वो इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं, नहीं लड़ रही हैं। और उनकी जगह पर वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है। इसके पहले जो चियांग काई शेक वाली जो पार्टी थी, कुओमिंटांग, वो भी एक मेन अपोजिशन पार्टी है। उसकी ओर से हाउ यू यी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी की ओर से। और जो डीपीपी है, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, उसकी ओर से लाई चियांग टे जो अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो साई इंग वेंग जो अभी प्रेसिडेंट हैं, उनके ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर कार्यरत रहे। लेकिन अब इस बार ये प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं। इनकी संभावना अच्छी मानी जा रही है। लेकिन एक और पार्टी है, वो टीपीपी, वो ताइवान पीपल पार्टी, वो भी है। अब जो केएमटी है, जो कुओमिंटांग जो पार्टी है, उससे जो अभी लड़ रहे हैं हाउ यू ये फॉर्मर पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। ताइपे जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ के मेयर रह चुके हैं। इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी वहाँ अच्छी है। इसलिए फाइट तगड़ा दे रहे हैं। किसको? लाई चिंग ले को, जो कि अभी जो जिसकी सरकार है, उसे ये दे रहे हैं। लेकिन उधर टीटीपी जो ताइवान पीपल्स पार्टी है, वहाँ से भी जो उसके कैंडिडेट है को वेंग जे, थोड़ा टंग ट्विस्टर है नाम, तो आप समझ ही सकते हैं कि इन नामों को थोड़ा हम लोगों के लिए परेशानी होती है, लेकिन अब नाम तो वही है उनका। तो ये भी वहाँ ताइपे के मेयर रह चुके हैं और ये खुद सर्जन है, इसलिए इनकी भी पॉपुलैरिटी वहाँ है, अच्छी है। तो एक तरह से कह सकते हैं ट्रायंगुलर वहाँ फाइट हो रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि ज़्यादा संभावना शायद लाई चिंग टे की ही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुओमिंटांग जो हैं उस पार्टी या केएमटी के जो लीडर हैं हाउ यू यी, वो भी जीत सकते हैं। और उनका रुझान थोड़ा चाइना की ओर ज़्यादा रहता है। सबसे बड़ी, अब देखिए, अब यही मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ ये इलेक्शन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हो गया। इलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया कि अगर डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का कैंडिडेट अगर जीतता है, तो जो ऑटोनॉमी इन्होंने अपने लिए बना करके रखी है, चाइना से हट करके जो सॉवरेन अपना रुतबा बना करके ये रखना चाहते हैं, वो उसको फॉलो करना चाहते हैं। हालांकि थोड़ा ये भी नरमपंथी हैं, जो साई इंग वे जो अभी जो लेडी थी और जो अभी भी हैं, अब तो 2-3 दिनों के बाद जब वो सत्ता, अभी तो खैर नहीं, अभी तो सत्ता में रहेंगे, थोड़े दिनों के बाद इनकी जब जो नए लोग आएंगे वो जब वो चार्ज लेंगे तब। लेकिन तो इनकी वजह से ये इतना एग्रेसिव रही हैं और अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, अपने देश की आइडेंटिटी को लेकर के कि जो ग्लोबल और जियो पॉलिटिक्स है बहुत ही गर्म रहा है। यह माना जाता रहा है कि संभव है कि ये चाइना हांगकांग की तरह
ताइवान को भी हड़प ले, और इसकी धमकी वो देते भी रहता है। कई बार उसके प्लेन्स, उसके फाइटर जेट्स इनके देश पर चक्कर काट ले आते हैं। बल्कि अभी भी पता चल रहा है कि चाइना के जो बैलून्स हैं वो इनके देश में उड़ते हुए पाए जा रहे हैं, जबकि चुनाव का समय चल रहा है। यह भी माना जा रहा है कि चाइना संभवतः, कुछ लोग कह रहे हैं, कितना सच है कितना गलत कहना मुश्किल है, वो ये कि चाइना यहाँ के इलेक्शन को प्रभावित करना चाहता है। वो चाहता है कि वहाँ की पार्टी, उनको जो सपोर्ट करने वाली पार्टी आ जाए और लीडर आ जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स बुरी तरह बदलेगी, और उसमें भारत के लिए भी एक चिंता का विषय होगा। भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए होगा कि भारत के लिए भी हिंद महासागर एक प्रेस्टीज इशू का सवाल ही सिर्फ नहीं बना है, वह सिक्योरिटी कंसर्न भी बन चुका है। और चाइना हिंद महासागर पर भी बार बार धक्का मार रहा है, और हम हैं कि साउथ चाइना सी की ओर हम भी नज़र टिकाए बैठे हैं कि हम भी छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अब हमारे यहाँ भी हमारा जो नेवल पावर है वो हम भी काफ़ी बढ़ाते जा रहे हैं। तो एशिया का जो बेताज बादशाह बन करके चाइना घूमा करता था और घूमने की कोशिश करता है, वो इंडिया उसे लगातार चैलेंज करता जा रहा है। तो और अमेरिका इस बात से तो खुश है, और यही कारण है, वैसे तो और भी कारण है, हमारा मार्केट भी एक बहुत बड़ा कारण है जो अमेरिका भारत से संबंध बना करके या वेस्टर्न कंट्री रखना चाहती है, और उसके बावजूद भी दबाव बनाए रखना चाहती है दोहरी नीति के साथ। और भारत इस बात को समझ रहा है, लेकिन स्थिति तो ये है कि उन्हें भारत की ज़रूरत है, और दुनिया के हर देश को भारत की ज़रूरत है। इनफैक्ट इवन चाइना को भारत की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हमारा जो व्यापारिक जो ट्रेड है चाइना के साथ सबसे ज़्यादा है, और वो भी इम्बैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ। अब शुरुआती समय है तो वह तो होगा, क्योंकि अभी पहले से ही हमारा उनके साथ जो ऐसे फील्ड्स में, कई ऐसे क्षेत्र में ट्रेड हो रहा है जहां अभी हम लोगों ने अपना सब्स्टिट्यूट पैदा नहीं किया है, लेकिन अब हम उसमें भी लगे हैं। खैर, ये सब चीज़ें हो रही। लेकिन मेरा कहने का अर्थ था कि जब चाइना की बात, जब मैं यहाँ ताइवान की बात कर रहा हूँ, तो ये जो आने वाला इलेक्शन 13 तारीख का है, यह बहुत मायने रखता है, और इसलिए हमें उस पर अपनी नज़रों को टिका करके रखना है। देखना है कि एक्चुअली वहाँ की सरकार जो हो वो वहीं की सरकार हो। वैसे तो अब वहाँ के लोग जाने, लेकिन हम सोचेंगे तो अपना हित। तो हमें लगता है कि अब ये आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स में ये चुनाव काफ़ी महत्व रखेगा। भारत का चुनाव भी महत्व रखने वाला है। मोदी जी आते हैं या नहीं आते हैं, इसका इम्पैक्ट भी दुनिया के ट्रेड पर पड़ेगा, दुनिया के जो 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 पावर पॉलिटिक्स है उस पर पड़ेगा। अमेरिका में भी जो बाइडेन और ट्रंप की लड़ाई होगी, मतलब उन लोगों का चलेगा या किसके साथ होगा, आने वाला समय है, पता नहीं। हो सकता है विवेक रामास्वामी ही आ जाए वहाँ टक्कर देने के लिए बाइडेन साहब को। एक और इंडियन ओरिजिन व्यक्ति वहाँ फाइट देता हुआ नजर आए, चूँकि अभी तो ज़बरदस्त फाइट वो भी दे ही रहे हैं। तो खैर, अब ये सब बातें मैं साइड में, वो सब साइड लाइन्स हैं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेन मुद्दा मेरा चाइना से, मतलब ताइवान से है। और ताइवान के कंटेक्स्ट में आपको यह बताने से है कि ताइवान जिसकी ये स्थिति है, अपनी जोग्राफिकल और इकोनॉमिक, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में वो कितना इम्पोर्टेंटली प्लेस्ड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे समझना। इसी को मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब इस विषय पर अगर आपको कोई जानकारी मुझसे लेनी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, लेकिन आप जब भी मैं कोई लेक्चर देता हूँ तो आप पूरा का पूरा ज़रूर सुनिए, उससे काफ़ी बातें आपको समझ में आ जाएंगी अगर आपने उसे काफ़ी गंभीरता से पहले देखा नहीं है, और अगर देखा भी है तो भी एक तरह से आपके लिए समरी कैप्सूल का काम करेगा। तो और साथ ही साथ मेरा आग्रह है कि प्लीज़ आप अपने लोगों से भारी मात्रा में इसको सब्सक्राइब करवाइए, इस चैनल को। यह आपका चैनल है, हमारे सभी दोस्तों का चैनल है। भारी मात्रा में इसे सब्सक्राइब करवाइए और सभी लोगों को जोड़िए जो इन सब बातों को मेरे साथ रह करके, बैठ करके सुनना और समझना चाहते हैं। थैंक यू। जय हिंद।